नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको सबको पता ही है कि राहुल गांधी लगातार बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं, कोई भी आकर उनसे हाथ मिला लेता है, गले मिल लेता है और वो बहुत बेबाकी से तमाम लोगों से बात करते हैं। आपने ये भी देखा कि जब वो पहली बार मोटरसाइकिल पर जब निकले थे तो कैसे एक शख्स ने आकर उनको किस तक कर लिया था। हालांकि फिर जो उनकी सिक्योरिटी है उसे उस शख्स को हटाना पड़ा था। लेकिन ये चैलेंज जो है वो राहुल गांधी के साथ लगातार बना हुआ है और ये लगातार कहा जाता रहा है कि जिस बेबाकी से, जिस खुलेपन से वो लगातार लोगों से मिलते हैं, लोगों के बीच जाकर उन्हीं की तरह बनके उनसे बात करते हैं, क्या उनकी जान को खतरा है। और अब वाकई में इस तरह के जो सिक्योरिटी इनपुट्स हैं वो आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते से 3 आतंकवादी जो हैं वो आए हैं। इस तरह की अभी खबरें जो है वो बताई जा रही हैं और ये कहा गया है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। ये बात लगातार दूसरे एक्सपर्ट भी लगातार कहते रहे हैं कि राहुल गांधी, जो हम उनके अगर इतिहास की भी हम बात करते हैं, चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, उनके पिता राजीव गांधी की हम बात करें, जो उनकी शहादतें हुई हैं और किस तरह से हुई हैं वो सारे देश को मालूम है। और राहुल गांधी बेखौफ, निडर बिल्कुल होकर लोगों के बीच जाते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। हालांकि उनके साथ सिक्योरिटी होती है लेकिन उसके बाद भी वो उस सिक्योरिटी को भेद कर भी कभी कभी लोगों के बीच में चले जाते हैं और आम लोगों के साथ जैसे एक नेता को होना चाहिए उसकी तरह से उनसे मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये सीरियस जो है वो इनपुट आए हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी की वो खुली जिप्सी में आप देख रहे थे लगातार, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी भी थे और तमाम लीडर्स भी जो उनके साथ होते थे, वो उस खुली जिप्सी में मौजूद रहते थे। अब वो जिप्सी खुली ना होकर अब वो बंद एक तरह से जिप्सी या फिर कार का उसने रूप ले लिया है और अब उसमें आज राहुल गांधी नजर आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको ये पता है कि 1 तारीख को जो उनकी गांधी मैदान में जो एक बड़ी रैली होनी थी, जो समापन रैली होनी थी, उसकी परमिशन नहीं दी गई है उनको। आप इससे समझिए कि सरकार कितनी बुरी तरीके से डर गई है राहुल गांधी से कि पहले उसकी जो समापन जो रैली थी उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। अब राहुल गांधी का ये कहना है और ये कहा गया है कि उस रैली की जगह अब वो पैदल मार्च करेंगे, यानी कि पद यात्रा वो निकालेंगे रैली की परमिशन, क्योंकि वहां पर उस मैदान में उनको नहीं दी गई है। कल आपको याद होगा राहुल गांधी जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ की जब उन्होंने बात की थी और उन्होंने ये कहा था सीधे तौर पर कि कैसे हमने तो 24 घंटे का वक्त दिया था लेकिन 5 घंटे में ही सरेंडर एक तरह से नरेंद्र मोदी ने कर दिया। नरेंद्र सरेंडर, ये तो राहुल गांधी कहते ही रहे हैं। कल उन्होंने एक दूसरे ही अंदाज में, दूसरी भाषा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसके बाद अब उनके ऊपर एक बीजेपी के ही एक नेता कार्यकर्ता ने उनके ऊपर एफआईआर कर दी है। हालांकि एफआईआर से राहुल गांधी डरते नहीं हैं, उन्होंने तो कहा ही है कि वो तो उसको एक तमगे की तरह, यानी कि एक ऑनर की तरह लेते हैं और ना वो उससे डरेंगे ना झुकेंगे। लेकिन ये जो सिक्योरिटी इनपुट है ये किस तरह का है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये वाकई में कोई सीरियस थ्रेट है या फिर एक तरह से जो यात्रा लगातार जो मोमेंटम बन रहा है, हजारों लाखों की तादाद में लोग जो इस तरह से जुड़ रहे हैं, जो पूरा नैरेटिव जो है बिहार में बदल दिया है इस यात्रा के बाद, क्या उसमें किसी तरह का दखल देने के लिए ये खबर जो है वो सामने निकल कर आई है? और अगर ये सीरियस थ्रेट है तो इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? क्या राहुल गांधी की सिक्योरिटी को और बढ़ाया जाएगा? क्या ये इसलिए कहा जा रहा है कि यात्रा को बीच में ही रोक दिया जाए? क्या वाकई में राहुल गांधी की जान को खतरा है? और अगर खतरा है तो ये कितनी बड़ी बात है? और ऐसे में हमारी जो एजेंसियां हैं वो आखिर क्या कर रही हैं? क्योंकि ये यात्रा 1 तारीख को यहां समापन हो जाएगा लेकिन राहुल गांधी तो ऐसी यात्राएं लगातार कर रहे हैं। भारत जोड़ो से जो शुरुआत हुई है उसके बाद ये नेवर एंडिंग है। हर कुछ दिन के बाद वो उसी तरह से जनता के बीच में जाते हैं। बिहार में हो सकता है क्योंकि यहां तो हजारों की तादाद में आ रहे हैं, तो ये कहीं और भी हो सकता है। अगली बार राहुल गांधी आपको पश्चिम बंगाल में नजर आए। और अभी तो बिहार के चुनाव में भी काफी वक्त है। अभी तो ये भी देखना है जो 65 लाख मतदाताओं को
के नाम जो काटे गए हैं उनको कितने बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है, और अगर नहीं किया गया है तो फिर राहुल गांधी तेजस्वी यादव आगे क्या करने जा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी है और इस बीच में एक आरटीआई भी दाखिल की गई है जिसमें यह पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से कि क्या ये सब कुछ करने यानी कि एसआईआर करने से पहले क्या आपने किसी तरह का कोई फील्ड वर्क किया था, क्या इसको लेकर कोई रिसर्च की गई थी। तो उसमें उनका जवाब यह आया है कि ऐसी कोई चीज नहीं की गई थी, बल्कि उनका यह कहना है कि उन्होंने कानून मंत्रालय को इसके बारे में बताया था। तो इसको लेकर भी बहुत जो है कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। आज इस तमाम इशू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे गंभीर बात, चिंता का विषय जो है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं वो, कि उनकी जान को अगर खतरा है तो आगे फिर इसको किस तरह से देखा जाए। क्या राहुल गांधी अब इस तरह से खुली जिप्सी में बाइक पर लोगों के बीच में क्या वो नजर नहीं आएंगे? राहुल गांधी जिस तरह के हैं ये मुझे लगता है कि इसका जवाब होगा नहीं। राहुल गांधी शायद उसी तरीके से उसी अंदाज में वो नजर आएंगे, लेकिन उन्हें आगे क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए और क्या यात्रा में ये तमाम खबरें किसी तरह का विघ्न डाल सकती हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, दोनों को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार इन तमाम मामलों पर वो बहुत बेबाकी से बोलते रहे। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं जो कि एनालिस्ट हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को वो रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अरुण जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, कितना खतरनाक आप इसको मानते हैं? अगर हम ये कहें कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, नेपाल से कुछ टेररिस्ट आ गए हैं, या अब जो गांधी मैदान है वहां पर उनको परमिशन नहीं दी जा रही है, ये सरकार कितनी डरी और खौफ में आपको नजर आ रही है? और क्या आप उसको इससे जोड़कर देख रहे हैं कि जो एक नैरेटिव बन रहा है, जो लगातार राहुल गांधी के पीछे हजारों लाखों की भीड़ जो है वो इकट्ठी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये सरकार डर गई है, या वाकई में आपको लगता है कि ये बहुत सीरियस मामला है? नमस्कार बुशरा जी। देखिए, मामला ये बहुत ही सीरियस है। सीरियस है दो कारण से, क्योंकि गांधी परिवार के खिलाफ जो वायलेंस है उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और जो है हम लोगों ने देखा है कि दो प्राइम मिनिस्टर की जो है हत्या हुई है, और इसको लेके राहुल गांधी भी बहुत ज़्यादा ही अवेयर हैं। क्योंकि आप याद करिए कि जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, प्रेजेंटेशन नहीं, एक मनोज सिंघवी की शायद उन्होंने पूरे लॉयर्स वगैरह को बुलाया था, तो वहाँ पे वो अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये खुलासा किया, और वो उस समय था जब ये चुनाव आयोग का ये हेरा फेरी का जो है नेशनल लेवल पर वो खुलासा कर रहे थे। तो उस पर उन्होंने कहा, और कि मेरी बहन प्रियंका ने मुझसे कहा था कि यू आर प्लेइंग विथ फायर। तो मैंने कहा कि यस, आई नो आई एम प्लेइंग विथ फायर, और हम सबको एक दिन जो है ज़्यादा करके लोगों को जो है एक दिन आग में ही जाना है। तो कुछ लोग दफनाते हैं, और वो जो है, तो वो बड़ा ही एक मूविंग मोमेंट था कि जहाँ वो दिखा रहे थे कि कह रहे थे कि आई एम फियरलेस। और ये बातें जो है, और लोगों ने भी मैंने देखा है, जस्टिस कोरसे पाटिल ने एक अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि जब वो पुरानी इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ वो भी चले, तो उसने कहा बेटा तुम मतलब कि इतना वो ले रहे हो, तो बोले कि हाँ मुझको मालूम है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं खतरा, तो ही इज अ वेरी, और आप याद करिए वो कश्मीर में जब श्रीनगर में जाके झंडा फहराया था, उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी। तो जान को खतरा था और रियल खतरा था। लेकिन हमें जो लगता है कि उनको बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा खतरा है, क्योंकि ये जो लोगों से डील कर रहे हैं बड़े खतरनाक हैं। देखिए, सबसे बड़ा उनका कौन दुश्मन है? आरएसएस की आइडियोलॉजी। ये जो आइडियोलॉजी है ये हेट को प्रमोट करती है, और इस आइडियोलॉजी के ही कारण भले गोडसे ने मारा हो, वो आज तक गोडसे को सेलिब्रेट करते हैं। आरएसएस के लिए गोडसे इज अ हीरो, गांधी इज नॉट अ हीरो।
तो पहले तो वो आइडियोलॉजी जो हेट प्रमोट करती है, उससे जो है उनको बहुत बड़ा खतरा है। एक नहीं, आप हजार वो आप सिर्फ अरे लोगों को आप देखिएगा कि जो है मतलब कि जिंदगी में कुछ काम नहीं है, खाली जो है क्या कहें, लिंचिंग करो, ये करो, लोगों को पकड़ो, ट्रैप करो, यही हो रहा है देश में। तो ये तो दे आर दी परवेयर्स ऑफ हेट। तो एक तो उनको वहां से खतरा है, प्लस अब ये इलेक्ट्रल डिफीट, तो वहां पर ये रिवेंजफुल हैं। आप हिरेन पांड्या का लीजिए, प्रजापति का आप लीजिए, जज लोया का लीजिए, ये 3 इंस्टेंसेस कोई बाहर से आके लोग नहीं मारे हैं। उनका वो इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद तो ये मास्टर हैं हर चीज में कोई ना कोई नैरेटिव देने के लिए। अरे क्या करें, वो सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, वो क्राउड के अंदर में जाते थे। ये नहीं कहेंगे कि एसजीपी सिक्योरिटी हमने हटा ली। वो कंगना रनौत को मैं जब देखता हूँ हंसता हूँ। तो एयरपोर्ट में मैंने देखा इतनी सारी सिक्योरिटी चारों तरफ। अरे भाई तुम्हें है क्या, वो तुम कितने लोगों की लीडर हो जो तुमको इतना जो है सिक्योरिटी दिया गया है, किससे सिक्योरिटी दे रहे हो भाई। तो उल जलूल लोगों को जो है ये तो एकदम सिक्योरिटी दिए हुए हैं, जिनको जो इनकी पहले सिक्योरिटी थी जानबूझ के डाउनग्रेड करी है। और मैं ये नहीं मानता बाहर से ये सारा ये ड्रामा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि गुजरात में जब भी इनको कुछ किसी लोगों को मारना होता था तो वो लगा देते थे कि थ्रेट टू द लाइफ ऑफ मोदी, और जिसको इनका मन में आता था इनकाउंटर से मार देते थे। तो आप ये मान के चलिए कि इनको थ्रेट है, बहुत बड़ी थ्रेट है। और वो थ्रेट जो है ये आरएसएस की आइडियोलॉजी और भाजपा से ज़्यादा है बजाप्ते की बाहर से। मैं इस बात को जो है, और इसमें ठीक है राहुल गांधी भी जनरली वो सिक्योरिटी की बात मानते हैं। ही इज़ नॉट अ इनडिसिप्लिन्ड पर्सन। वो एक बार खुद ही कह रहे थे कि मोटरसाइकिल से कहीं तो क्या पता हमें ये सिक्योरिटी वाले नहीं चलाने देते हैं। ही माइट बी फॉन्ड ऑफ बाइकिंग, आप देखते भी हैं फिटनेस वगैरह का है उनको शौक वगैरह, तो वो नहीं करते हैं। हाँ ये है कि बाहर जाते हैं तो नहीं इन्फॉर्म करते होंगे कि ये भाजपा वाले जो है वो अपना पर्सनल विपासना और ये सब मेडिटेशन में जाते थे। तो ये तो आरएसएस वाले तो चुटकी लेने के लिए ही बैठे हुए हैं। अपने 20 गलत काम करेंगे उसको ये हाइड करेंगे, समझा ना, और दूसरे का जो है वो करेंगे, तो दे आर एक्सपर्ट। लेकिन ये थ्रेट इज रियल, ये थ्रेट इंटरनल है, और सबसे ज्यादा ये आरएसएस की 8 आइडियोलॉजी से ज्यादा है बजाते की कोई चीज। बहुत महत्वपूर्ण आप बात कर रहे हैं कि ये एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है बल्कि इंटरनल थ्रेट है, और खासतौर पर जिस तरह की आरएसएस की मानसिकता और उनकी आइडियोलॉजी जो रही है। और राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है, ये नजरियात की, ये आइडियोलॉजी की ये लड़ाई है। और जिस तरह से एक ब्रेथ में, एक सांस में वो बीजेपी और आरएसएस, वो कहते हैं शायद ही कोई नेता इस बेबाकी से, इस निडरता से आरएसएस की बखियां उधेड़ता हुआ आपको नहीं नजर आएगा। और वो साफ तौर पर वो हर मंच से ये कहते हुए नजर आते हैं, और ये साफ तौर पर कि इस जो नजरिया है, ये जो आइडियोलॉजी है आरएसएस की, इसको हराने की बात वो लगातार कहते हैं। सिद्धार्थ जी, आप कितना इसको बड़ी थ्रेट मान रहे हैं, कितनी खतरनाक है ये बात? एक ऐसा नेता जो हमेशा जनता के बीच में रहता है, अगर उसके जान को खतरा है, जिनके परिवार में 2-2 शहादतें हो गई, और एक तो वाकई में इसीलिए राजीव गांधी को हमने देखा बिल्कुल इसी तरह से राहुल गांधी की तरह ही वो ऐसे ही लोगों के बीच में मिलते रहे हैं। और जब वो मिल रहे थे तभी जो हुआ उनके साथ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, वो लोगों ने देखा और उनसे आके कोई भी मिल लेता था। लेकिन यहां पर अगर इस तरह की बात कही जा रही है, वो भी यात्रा के बीचों बीच, तो ये सरकार का डर है, ये रियल थ्रेट है जिस तरह से अरुण जी कह रहे हैं, बट नॉट एक्सटर्नल फोर्सेस बल्कि अंदर की ताकतों से ही। जी मेरे ख्याल से अरुण जी ने बिल्कुल सही इस चीज को पकड़ा है, क्योंकि ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट केवल एक राहुल गांधी को या किसी एक राजनेता को नहीं है। आप अगर पिछले 10 साल में भारत का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा देखिए तो आपको पता लगेगा कि भारत में कुल मिला के अपराध बढ़ रहे हैं। उसमें भी महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, बच्चों के ऊपर तो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ही स्पष्ट है
कि भारत में पिछले 10 साल से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जिस तरह से अरुण सर ने कहा कि हेट क्राइम्स होते हैं, रोड रेज होता है, लिंचिंग होती है, ये सब चीजें अपने आप में बताते हैं। हमने यहाँ तक देखा कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जिस तरह से किसानों के ऊपर थार चला दी, वो थार चलाई नहीं, थार उड़ा दी। वहां धूल उड़ाते हुए थार आई और केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर थार चला दी। इसका मतलब क्या है कि भारत में एक आपराधिक प्रवृत्ति अब धीरे धीरे कुछ सालों से बढ़ रही है। मतलब हुआ यह है कि भारत में कुछ समय से पेट्रियोटिज्म का एक अपभ्रंश हो गया है और वो हेट्रियोटिज्म हो गया। हेट्रियोटिज्म को लोग पेट्रियोटिज्म मानना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि आपके यहाँ आपको इस देश में इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी तो सामान्य लोगों के ऊपर भी अपराध बढ़ेंगे, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोल रहा है। और इस तरह के जो राजनेता हैं जो इस तरह की टकराव ले रहे हैं, क्योंकि हेट्रियोटिज्म से अगर आपको जीतना है, हेट्रियोटिज्म को हराना है, तो सबसे पहले उसके साथ आपको वैचारिक टकराव लेना पड़ेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा, आपने भी कहा इस चीज को, आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल तो बाद में है, सबसे पहले आइडियोलॉजिकल है। लोगों का जो माइंड स्पेस कैप्चर करके रखा है बीजेपी इकोसिस्टम ने कि हमारी बात मानोगे तो ठीक है, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम डंडे से मनवाएंगे। सीधी इतनी सी बात है। बीजेपी का इकोसिस्टम कहता है कि मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो डंडे से मनवाएंगे। तो ये डंडे से मनवाने वाला जो आग्रह है, डंडे से मनवाने का जो इंसिस्टेंस है, उसके चलते आपको इस देश में इस तरह की चीजें दिखेंगी। और जो भी इसके खिलाफ खड़ा होगा उसको इस तरह की कीमत चुकाने की तैयारी तो रखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी इस चीज में समझदार हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा, उनकी बहन ने जब प्रियंका ने कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि उनको क्यों पता है? क्योंकि आज ये यात्रा जिस धरती पर है, आज ये यात्रा मोतिहारी में है, मोतिहारी में चंपारण है, चंपारण में ये यात्रा गांधी स्मारक गांधी स्मारक में भी जाएगी। वो जगह है जहां पर भारत की स्वतंत्रता आंदोलन ने एक बहुत जबरदस्त करवट ली थी। गांधी के आने से पहले भी इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। 1857 से ही मंगल पांडे के समय से ही चल रहा था, उससे पहले भी कई जगहों पे चल रहा था। लेकिन 1915 में जब साउथ अफ्रीका से गांधी भारत आए, उसके 2 साल बाद वो भारत घूमने के बाद उन्होंने भारत में जो सबसे पहला असहयोग आंदोलन किया था, वो चंपारण में ही किया था, वो जहां पर मोतिहारी, आज उसको मोतिहारी कहा जाता है। तो उसमें होता यह था कि जो किसान होते थे, अंग्रेजों को कुछ नील की जरूरत पड़ती थी। नील होता है जो रंग होता है, वो रंग बहुत उसको उगाना बड़ा मुश्किल होता था। तो चंपारण में किसानों के ऊपर अंग्रेज इस तरह का दबाव लाते थे, उसको कहता था 3 कठिया और 5 कठिया। मेरे ख्याल से अरुण जी इस चीज को जानते हैं। कानून था 3 कठिया 5 कठिया। मतलब आपका अगर 1 बीघा जमीन है तो उसमें 5 कट्ठे में आपको नील की खेती जबरन उगानी पड़ेगी, ये अंग्रेज कहते थे। किसान को उससे मुनाफा नहीं भी हो तो उनको उगाना पड़ता था। तब जब गांधी जी घूमते घूमते वहां पर पहुंचे, उनको पता लगा, तो उन्होंने वहां पर अपने जीवन का सबसे पहला असहयोग आंदोलन, गांधी जी के बारे में ये तो कहा जाता है कि गांधी जी अहिंसक आंदोलन चलाते थे, लेकिन अहिंसक आंदोलन से ज्यादा अगर उसको ठीक उस चीज को देखिए तो वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग का मतलब आप सत्ता को टक्कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा, आप सत्ता को चैलेंज देते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जब आप सत्ता को चैलेंज देते हैं तब सत्ता किस तरह से हिलती है। और भारत में हमें पता है उसके बाद जो चंपारण आंदोलन की सफलता हुई, उसके बाद गांधी जी का जो मॉडल था वो इतना बढ़ गया कि भारत को अंत में 1947 में सफलता मिल गई। ये यात्रा आज उस धरती पर है। वहां से इस यात्रा को पता लगेगा कि भारत में जिस तरह की आज सत्ता है, जो सत्ता लोगों को कहती है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर डंडा चलाऊंगा, कभी कानून का डंडा चलाऊंगा, कभी मेरे जो क्या कहते हैं नौजवान युवक हैं, बेरोजगार हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनका डंडा चलाऊंगा। कुल मिला के मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जो डंडा चलाऊंगा। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अगर जो यात्रा का समापन है वो 1 तारीख को होना था और वो होना था गांधी मैदान में पटना के, अब वहां पर इजाजत नहीं दी जाती है, राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है, वो अब जो है वो पैदल मार्च निकालेंगे, पदयात्रा निकालेंगे। यानी कि जब यात्रा शुरू हुई थी आपने देखा होगा कि वेरी फर्स्ट डे
क्या किया गया था? तमाम तरह की चीजें की गई थी हेडलाइंस डाइवर्ट करने के लिए। मोदी जी जो हैं उन्होंने उद्घाटन कर दिया था, चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, नाम का वाइस प्रेसिडेंट के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, और अब ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी ये सरकार नहीं मान रही है? क्योंकि ये सब करने से तो आप राहुल गांधी को और बड़ा ही करेंगे, क्योंकि लोगों को साफ लग जाएगा ये सरकार डरी हुई है, ये डर की वजह से एफआईआर करा रही है या वो रैली करने की परमिशन नहीं दे रही है, तो ये तो साफ हो जाएगा इससे बिल्कुल। जी, मतलब आप जो कह रहे हैं ना, ये अपनी पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये राहुल गांधी जी को ये गाड़ी में यात्रा करने देते तो कोई एक गांव को ये 10 मिनट में क्रॉस कर जाते। ठीक है, अब आप उनको एक गाड़ी की यात्रा नहीं देंगे तो वो पैदल चलेंगे तो उस गांव में 1 घंटा बिताएंगे। तो सोचिए जन आंदोलन तो और ज्यादा तेज होने वाला है। इसका मतलब आप राहुल गांधी जी को ज्यादा समय जनता के साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा का विशेषता यह है कि यहाँ पर लोग किसी रैली में नहीं आ रहे हैं, ये रैली लोगों के घर के सामने जा रही है। ये रैली जितना ज्यादा देर तक लोगों के सामने जाएगी, लोगों के घर के सामने से गुजरेगी, ये आग उतनी ज्यादा जंगल की आग की तरफ फैलती चली जाएगी। और ध्यान में रखिएगा, इन्होंने अगर पटना के गांधी मैदान में रैली की इजाजत नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक रात पहले राहुल गांधी पटना में क्या कहते हैं गांधी मैदान में रह लेंगे। आप रैली के लिए आप हमको ये क्या कहते हैं परमिशन नहीं देंगे, रात में हम तंबू गाड़ के गांधी मैदान में रह लेंगे और अगले दिन सुबह पूरे पटना में अगर हम पदयात्रा कर लेंगे, तब तो राहुल गांधी जितने लोग रैली में 10 गुना ज्यादा लोगों से एक दिन में मिल लेंगे। तो देखिए, ये चीज ऐसी है कि ये जितना करने जाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये उतना ज्यादा नेगेटिव जाते रहेंगे। और जहां तक आपने एफआईआर की बात की, भारत में एक बहुत बड़ा सूत्र है, महाजनेन ये न गतः सुपंथा, मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े लोग जो करते हैं छोटे लोग वही करते हैं। राहुल गांधी ने कल कहीं ये नहीं कहा, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने तो भारत के प्रधानमंत्री ने ही कभी एक बार कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरे तू तड़ाक के संबंध है, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरे तू तड़ाक के संबंध है, ये खुद मोदी जी ने कहा था। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आपके तो उनके साथ तू तड़ाक के संबंध है, तो वो कहां कुछ कह रहे हैं, खुद वही कहे, मोदी जी खुद कहे कि मेरा रिश्ता अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तू तड़ाक का है। तो उस बात को राहुल गांधी अगर रिपीट कर रहे हैं, उसको फिर से दोहरा रहे हैं, इसमें राहुल गांधी कहां किसी के बारे में एक वचन में बात कर रहे हैं, वो तो मोदी जी खुद कह रहे हैं, उसको वो याद दिला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें एफआईआर वगैरह में कुछ रखा हुआ नहीं है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते ही भारत के प्रधानमंत्री जी बंगाल में दीदी और सीटी बजा लेते हैं। भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते ही भारत के प्रधानमंत्री जी रैली में लोगों को कपड़े से पहचानने की बात करते हैं। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी का उपयोग करके भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों के डीएनए पर सवाल कर देते हैं। बहुत कुछ करते हैं ना, वो लोग भी करते हैं, तो वो करेंगे तो ये भी करेंगे। और इसमें कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मेरे तू तड़ाक के संबंध हैं। तो वही वो दोहरा रहे हैं कि वो तू तड़ाक आपसे कर रहा है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इतनी सीधी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात ये कि आपने कल कहा कि आपके शुरुआत का सवाल था कि चुनाव आयोग का ये जो एसआईआर का केस है, ये कल शायद सुप्रीम कोर्ट में आएगा। शायद चुनाव आयोग ने कोई हलफनामा दिया है कि ये एसआईआर उसने इसीलिए किया क्योंकि उसने भारत के लॉ मिनिस्ट्री से, कानून मंत्रालय से राय ली। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बोल के मेरे ख्याल से चुनाव आयोग फंस रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के तहत चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो सरकारी संस्था नहीं है। कानून मंत्रालय सरकारी संस्था है। जो स्वतंत्र संस्था है उसको अगर कुछ करना था तो भारत में स्वतंत्र वकील बहुत हैं, उनको स्वतंत्र वकील से राय लेनी थी और उसके अनुसार एसआईआर करना था। आप अगर कहेंगे कि हमने कानून मंत्रालय से राय ली, जो कि सरकारी महकमा है, तो इसका मतलब तो आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकारी संस्था होने के चलते सरकार जो कह रही है उसकी राय को मान रहा है। तो अंपायर किसी इस टीम की या उस टीम की राय नहीं मान सकता ना। अंपायर का नियम होता है कि वो रूल बुक को मानेगा, वो अपने दिमाग से चलेगा, वो इस टीम या उस टीम के लोगों से सहयोग नहीं लेगा। तो अगर चुनाव आयोग ने इस तरह की बात कही है तो इसका मतलब वो फंस जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी भारत में मेरे ख्याल से टीएन शेषन के समय या किस समय, मेरे ख्याल से अग्रवाल जी अच्छे से बताएंगे, बहुत पहले, आज से 20-25 साल पहले चुनाव होता था तो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसा कोई कानून नहीं था। लेकिन पिछले 10-20 साल में कभी एक समय ऐसा आया, शायद टीएन शेषन के समय या उसके बाद,
अरुण जी उसको ठीक से बताएंगे कि भारत में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के समय लगना शुरू हुआ। तो वो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट किया गया, तब तो चुनाव आयोग ने किसी लॉ मिनिस्ट्री से राय नहीं ली, उसने तो अपनी स्वतंत्र राय ली। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग का काम कानून मंत्रालय का राय लेना नहीं होता है, क्योंकि कानून मंत्रालय सरकारी महकमा है और चुनाव आयोग जब चुनाव करवाता है उस चुनाव में सरकार के विरुद्ध भी वोट पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर चुनाव आयोग को इस चीज में एसआईआर बिहार के में राय लेनी भी थी तो उसको कुछ स्वतंत्र वकीलों से राय लेनी चाहिए थी, स्वतंत्र लोगों से राय लेनी चाहिए थी। अगर वो ये कहता है कि हमने भारत के सरकार के कानून मंत्रालय से राय लिया, तो वहीं पर आप बता रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं रहे, हम तो किसी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात है। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मुझे भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं इस यात्रा से, जहां तक हमारी जानकारी है, ये यात्रा दिन ब दिन, यह मामला केवल किसी एक विपक्ष के नेता विपक्ष का नहीं रहा, कोई एक राजनीतिक दल कांग्रेस का नहीं रहा, यह अब जनता का मुद्दा बन चुका है। कम से कम बिहार में इस विषय को लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं, और सड़कों पर एक बार जब लोग आ जाते हैं तो आपको भारत की आजादी का आंदोलन देख लेना चाहिए। भारत की आजादी के आंदोलन में 1942 में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने 1 लाख लोगों को, हिंदुस्तानियों को जेल में डाला था। तो 1 लाख लोगों को आप जेल में डाल के भी आप उसको रोक नहीं सके। तो ये जितना ये दबाव की राजनीति करेंगे उतना ज्यादा इनके ऊपर उल्टा पड़ता चला जाएगा। चाहे वो जान का खतरा बोल के राजनीति करें, चाहे वो उनको परमिशन नहीं देके राजनीति करें, चाहे उनको गाड़ी से उतरवा के पदयात्रा करने पर मजबूर कर दें, ये जितना ज्यादा करते जाएंगे ये उतना ज्यादा उनके ऊपर उल्टा चार्ज जाते रहेगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये विषय जो है, गली गली में जो शोर है कि भाजपा वोट चोर है, ये भाजपा के साथ बुरी तरह से चिपक गया है। बिहार में इस विषय को लेकर लोग सड़क पर हैं और भारत भर में ये चर्चा का विषय तो बन ही गया है। अब ये इरिवर्सिबल है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ना कि टूथपेस्ट अगर एक बार ट्यूब से निकल गया तो वापस उसे ट्यूब में नहीं भेजा जा। जी बिल्कुल। ये सब कुछ जो है वो तस्वीरें बयान कर रही हैं, ये हम कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है जो यहाँ पर बैठकर हम कर रहे हैं। ये हर रोज़ आती तस्वीरें यात्रा से ये बता रही हैं कि इसका जो आयाम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। सवाल मेरा ये है अरुण जी कि यात्रा तो चल रही है और जाहिर सी बात है इसको डाइवर्ट करने के लिए, हेडलाइंस मैनेजमेंट करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। पूरा जो मीडिया है, जो गुलाम मीडिया है, जो बिल्कुल नतमस्तक है, उसका सहारा लिया जा रहा है। कल किया गया कि देखिए राहुल गांधी ने किस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो तमाम बातें की जा रही हैं। एसआईआर के डिफेंडर, मतलब डेमोक्रेसी का डिफेंडर बनना था उस मीडिया को, वो एसआईआर और सरकार का डिफेंडर बन गया है पूरी तरीके से। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी को लेकर अगर आप परमिशन नहीं दे रहे हैं उनको रैली करने की, समापन करने की, वो उसके बाद पदयात्रा करेंगे, क्या इससे और ज्यादा इसको ताकत नहीं मिलेगी? ये सरकार के क्या सलाहकार, मुझे लग रहा है कि उनको बदलने की जरूरत है अपनी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हर फ्रंट पर जो उनका नैरेटिव है वो हाथ से तो उनके पूरी तरीके से निकल गया है। वो भले ही सामदाम दंड भेद करके, एसआईआर ये सब करके वो चुनाव जीतने की या हड़पने की कोशिश करें, लेकिन जमीन पर जो हवा है वो उनके बरखिलाफ है। देखिए बुशरा जी, ये अब उनको एहसास हो गया है कि हम अब बेईमानी करके चुनाव नहीं जीत सकते। वो एसआईआर कर लें और ज्ञानेश कुमार जैसे आदमी को अपॉइंट कर लें कोर्ट के, मतलब कि ओमिशन के कारण, पक्षपाती आदमी को, उसके बावजूद भी जो जिस तरह से जनसलाब उनके पीछे है, और इस तरह का जो है मोदी जी करके दिखा दें, कहीं नहीं कर पाएंगे। वो जाके जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी करके दिखा दें, वो नहीं दिखा पाएंगे। और ये जो है, ये इस क्राउड से जो है सब के सब जो है नर्वस हो गए, और अब जो है ये किसी लेवल तक जा सकते हैं, हमको इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, मतलब कि कुछ बातें हैं पर्सनल नेचर की। गौरी लंकेश हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती थी, और उनसे बढ़िया और इनोसेंट, मतलब ह्यूमन बीइंग, सॉफ्ट स्पोकन, कोई उनकी नहीं, वैसे हार्मलेस आदमी को इन लोगों ने मार दिया। चलिए, कालबुर्गी और वो क्या नाम है, वो 2 और भी थे उनके साथ, पंसारी वगैरह, जो है उन लोग की एक आइडियोलॉजी थी
कि रैशनलिज्म वाली, इनकी तो वो भी नहीं थी। तो ये जो है, ये जितना वो कहता है ना कि हिंदू कैन नॉट बी टेररिस्ट बट आरएसएस इज अ टेररिस्ट, जो अमित शाह कहता है, वो तो उनके ऊपर ही तो देखिए, तो प्रजापति को किसने मारा? हु इज द प्राइम सस्पेक्ट? तो जज लोया में हु इज द प्राइम सस्पेक्ट? दोनों नहीं सॉल्व हुए और ना होने वाले हैं। तो ये जो आप जो कह रही हैं हेट वाली, इनके जान को खतरा है। अब रही गांधी मैदान, तो मेरी जो है बचपन की पढ़ाई ठीक गांधी मैदान के रोड के उस तरफ जो है एक स्कूल था उसमें हुई, तो हम उस ज्योग्राफी और उसकी लार्जनेस से वाकिफ हैं। वहां पे पिछले, आपको याद होगा, करीब काफी दिन हो गए, 10-15 साल पहले मोदी जी भाषण दे रहे थे और वो सिक्योरिटी एरिया के बाहर बम प्लांट हुए थे, और उस समय के जो डीजीपी थे वो हमारे क्लास फेलो थे, जान पहचान के थे, और उन लोगों को मालूम था और पूरा टाइम टू टाइम वो कर रहे थे। वो थ्रेट, इंटरनल थ्रेट, जो बम प्लांट हुए थे वो काफी दूर में हुए थे और उनको मालूम था कि अगर ये फटेगा भी तो जो है, जो प्राइम जो ये है, जो वीआईपी हैं, ये लोग सेफ हैं। तो अब तो उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, उस तरह की एफिशिएंसी नहीं है, और हम लोग बार बार देखते हैं रक्षक भक्षक हो जाता है, तो उसका हम लोग करेंगे क्या? तो ये सारी बातें जो है, ये सब फैक्टर उसमें जो है वो देखना पड़ेगा। अब रही एफआईआर की बात, तो एफआईआर वो फिर करेंगे तो एक कोई जज होगा, वो हाई कोर्ट का जैसे वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। अभी आपने हाल में देखा होगा ये पंचोली ने क्या किया था, जो राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था वही गया उन्हीं के पास और कहा कि जो है इस केस को डिले कर दीजिए, क्योंकि जो नीचे में जज था वो उसकी बात नहीं मानने को तैयार था। और जैसे ही वो जज बदला, ये फिर उसी पंचोली के यहाँ गया और वहां पर कहा कि नहीं, अब ये केस को की सुनवाई हो, और वो सुनवाई हुई। और वो पहले, उसके पहले शायद दवे थे, ये वर्मा थे, उस वर्मा ने 1.5 महीने में राहुल गांधी को कन्विक्ट करके जो है 2 साल की सजा दे दी। और शायद यही कारण था जो वो हिंट कर रही थी कि इनका ट्रांसफर हुआ पटना, और एग्जीक्यूटिव पर जैसे प्रेशर पड़ा था, आज के आप सेमिनार में देखे होंगे वो किताब जो है, तो वो करके जो है इनका एक बार मन किया गया कि इनको बना दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ले आइए, तो जो है जस्टिस नागरत्ना ने रजिस्ट किया, सेकंड टाइम हरा के जो है 4:1 से बना दिया। तो इस तरह से लोग रिवॉर्ड हो रहे हैं। और जो दूसरी बात आप ये कह रहे थे, ये सर्वे वाली, तो वो सरकार से ओपिनियन नहीं ली थी। मैं वो पढ़ देता हूँ, जो वो नोट है, वो जो है अपने को बचा के रखते हैं। मैं वही देख रहा था कि क्या कहा है। दिस इज सरप्राइजिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स एफिडेविट डेटेड 21/7/25 filed in the Supreme Court in the ongoing Bihar SIR matter has stated, upon an independent appraisal of the matter, law minister nahi, independent appraisal of the matter, the commission was of the considered view that the absence of any intensive reason for nearly 2 decades. आपकी आवाज दब रही है, आपकी आवाज दब रही है जी, अब आ रही है? जी जी जी। नेसेसिटेटेड और मोर रिगरस एंड फंडामेंटल एक्सरसाइज। तो इन्होंने सोर्स नहीं कोट किया। ये शायद सोर्स जो है ये गणेश कुमार का सपना था रात को, और कोई सोर्स नहीं था। इसलिए जो है ना कोई फाइल खुली ना कुछ खुला, और इनको जस्टिफाई करना था। तो कोई भी अगर काम करते हैं तो उसमें ये होता है कि भाई उसका रैशनल क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ना इसमें जब रैशनल नहीं था तो ऑब्जेक्ट ही गड़बड़ था। ऑब्जेक्ट में तो आप ये समझिए, जो सही ऑब्जेक्ट था कि ये जो है अगर ये सुनवाई प्रीपोन करा रहे हैं तो ये नहीं चाहते, इसमें स्ट्रेटेजिक होगी, और ये प्रीपोन अगर कराएंगे तो ये मान लीजिए ये नहीं चाहते कि 10 दिन के बाद जब फाइनल लिस्ट आ जाए तब सुप्रीम कोर्ट सुने
क्योंकि तब तक तो हाहाकार मच जाएगा ये जिस तरह से वोट काटेंगे। इनका एक ही गोल है, बाय हुक और बाय क्रुक हम दिखाएं कि 98% कंप्लायंस हो गया, 99% हो गया और हमने फाइनल लिस्ट बना दी। उसमें हमने जो है जितने वोट काट के भाजपा के खिलाफ के वोट थे, जो माइनॉरिटी के वोट्स, देखिए बिहार में 17.5% माइनॉरिटी के वोट्स थे और कुल पोलिंग 55% होती है। और इस बार पहले जो है नीतीश कुमार जो है माइनॉरिटीज को कुछ केटर करते थे, प्लाकेट करते थे, उनके कारण माइनॉरिटी के वोट्स मिलते थे, कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जरूर मिलते थे जहां जेडीयू का कैंडिडेट होता था। इस बार नीतीश कुमार को जो है माइनॉरिटी का एकदम नहीं वोट मिलने वाला है। तो इनका तो प्राइम वो है कि माइनॉरिटी के वोट, जो बैकवर्ड, अति बैकवर्ड है, उनके वोट, जो लोग संपन्न नहीं है उनके वोट काटे। दैट इज द सोल ऑब्जेक्ट। तो वो जो पन्ना प्रमुख से पहले कटवा रहे थे, जानबूझ के अपना सॉफ्टवेयर, जो कि 2015 से सॉफ्टवेयर है इनके पास, जिससे कि डुप्लीकेट वोट्स पकड़े जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और रन नहीं कर रहे हैं पिछले 10 साल से। तभी तो इतने सारे डुप्लीकेट वोट्स मिल रहे हैं, एक एक घर में इतने इतने लोग मिल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है और ये जो है अनपढ़ लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पूरे इनके आप इलेक्ट्रल मैनुअल में देखेंगे लिखा हुआ है, डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज बाय फोटो एंड बाय नेम। तो ये जो है एकदम बेईमानों का वहां पर जो है एक जमघट हो गई है, हर चीज में झूठ बोलना। इनके इलेक्ट्रल आप पढ़िए तो इनकी तो ये स्ट्रेटजी है कि चुनाव आयोग, गवर्नमेंट और लोकल वहां पे जो है किसी तरह से हम मिल के जो है चुनाव जीते। दैट इज देयर सोल स्ट्रेटजी। अब पैसा है ही इनके पास, आपने देखा गुजरात का। तो ये जो आप जो जितनी बातें कह रहे हैं उनको थ्रेट है, वो थ्रेट इंटरनल है और वो यही लोग ट्रिगर करेंगे और ये आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरे देश में इतना ज्यादा विष घोल दिया है कि देयर इज नो गोइंग बैक। आप देखिएगा। और इसीलिए हम जो है पिछड़े से पिछड़े, देखिए जब ये आए थे तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा इनकम काफी अच्छी थी। अब ये देखिए बांग्लादेश, नेपाल, छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल गए। वो जो पलायन है, अब बांग्लादेश से पलायन इधर बिहार में क्यों होगा? लोगों ने, हमने ये सबसे पहले कहा था, लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया कि बिहार की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से 1/4 है। तो ये सारा जो देख रहे हैं, जो तहस नहस देश हो रहा है, ये इसका सोल कारण यही है। और अनपढ़ लोग वहां पर सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उसके कारण, और एरोगेंस भी है। तो ये सब ले दे के जो है हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जी। आपको दिखावा करना है कि भाई हमारे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से इतने इनफॉर्मल संबंध है, और उस बात को अगर किसी ने कह दिया तो उनके विंग्स बने हुए हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, कोई ना कोई वो हेट्रेड वाला जो है वो आके FIR कर देगा और उसको आप झेलते रहिए। कोर्ट में आपको जजेस मिल जाएंगे जो आपके फेवर में वो कर देंगे। अब जो है आप सोचिए कि गुजरात में 3 कोर्ट में राहुल गांधी के केस हारे, कंसेक्यूटिव 2 साल की कैद वहां पर बरकरार रखी, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल, तो हर जगह जो है आप देख रहे हैं बड़ा ही निराशावाद का वो है। लेकिन ये बात है कि जो राहुल गांधी के चारों तरफ लोग हैं, उसमें तो कुछ उनके ऐसे कमिटेड लोग हैं हु विल टेक अ बुलेट फॉर इट, लेकिन वो लोग उनके सपोर्टर या उनके वो हैं, मतलब कि एडमायरर्स हैं जो अपने लाइफ को डेडिकेट किए हुए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी है वो आप क्यों रिमूव कर रहे हैं? आपका क्या जस्टिफिकेशन है? और ये अगर उसको नहीं मार रहे हैं, एक ही कारण है कि अगर उनकी जान गई तो ये बुरी तरह से इलेक्शन हारेंगे, ये इनको मालूम है। बिल्कुल, दैट इज इज ओनली श्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है।
हाँ, जैसे इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, राजीव गांधी के हत्या के बाद हुआ, कांग्रेस स्वेप्ट द पोल। तो ये हाल है जी। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, और इसीलिए शायद उनको जेल भी नहीं भेजा जाता है, क्योंकि अगर ये करेंगे तो जी। वो और बड़ी फिगर जो है वो बनकर सामने आ जाएंगे। अब एक मार्टर हो सिंपैथी, जाएंगे। जी, एक सिंपैथी जो है वो उसकी पूरी वेव जो है वो पूरे कंट्री में उन्हें देखने के लिए मिलेगी। जो मुखालिफ हैं वो भी शायद उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, शायद क्या आ ही जाएंगे कि भाई देखिए जुल्म किया जा रहा है सीधे तौर पर, क्योंकि विपक्ष का काम तो सवाल पूछना ही है। बहुत संक्षेप में और लास्ट में सिद्धार्थ जी आपसे कि कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है, क्या कोई उम्मीद हम वहां से लगाएं? लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि भाई 65 लाख जो मतदाता कट गए हैं, क्या इसमें तादाद बढ़ जाएगी? फाइनल लिस्ट जो है बस आने ही वाली है। क्या होगा कल सुप्रीम कोर्ट में? क्या किसी तरह की कोई हम उम्मीद करें? क्या ये जो यात्रा हो रही है इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर यह है कि भाई हमने तो अपना मामला सेट कर लिया है? और क्या इसके बाद आपको लगता है, यात्रा तो है, आप एक जन जागृति जो है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव फैला रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगला कदम ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग की बिल्डिंग के बाहर जो है वो धरना देकर वो बैठ जाएं कि जब तक आप इसको नहीं रिजेक्ट करेंगे तब तक हम यहां से नहीं उठने जा रहे हैं? बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है। जी, ये मेरे ख्याल से ये मामला अब क्या कहते हैं, चुनाव कोर्ट के हाथ से तकनीकी रूप से जो तकनीकी मामला अब ये नहीं रहा, ये पूरा का पूरा मामला जनता ने ले लिया है। जनता को पता है कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों ही इस खेल में शामिल हैं। अब कल बात अब केचुआ की या भाजपा सरकार की नहीं है, बात कल भारत आपको स्वतंत्र है और वो निष्पक्ष है और वो न्याय देने के काबिल है, ये बता पाती है कि नहीं, ये तो न्यायपालिका को कल सोचना है। क्योंकि जनता की अदालत में तो ये मामला, एसआईआर के मामले में जनता के अदालत में तो केचुआ और भाजपा दोनों ये केस हार चुकी हैं, जनता की अदालत में हार चुकी हैं। अब तकनीकी रूप से अब ये न्यायपालिका की क्या कहते हैं, न्यायपालिका की जो साख है वो साख बचाना अब न्यायपालिका के हाथ में। अब न्यायपालिका को सोचना है कि उसको साख बचाना है कि नहीं, क्योंकि जनता की नजर में तो ये केस हार चुके हैं। जी बिल्कुल, और ये अब न्यायपालिका के ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से अरुण जी कहते हैं कि वो भी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो बहुत सारे फैसले जो हैं वो सीधे तौर पर ये बताते हैं कि न्यायपालिका भी किस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, और किस तरह के लोगों को की अपॉइंटमेंट्स वहाँ किए जा रहे हैं, किस तरह के लोग वहाँ पर बिठाए जा रहे हैं, ये भी किसी से अब छिपा नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है कि चाहे न्यायपालिका की बात करें या फिर हम चुनाव आयोग की बात करें, इंडिपेंडेंट जो संस्थाएं हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों को था, उनसे ही भरोसा जो है वो खत्म हो रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर तो है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग पर तो बिल्कुल ही भरोसा लोगों ने अब करना छोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए समय